अगर बाप की उम्र बच्चे की पैदाइश के वक्त या कंसेप्शन के वक्त 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उन बच्चों में, उन फैमिलीज़ में इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़, नर्व्स, इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं। हम जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर, उतना बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी और आप देख रहे हैं डार्क एंड वाइट। आज हम बात करेंगे जनरल डिसेबिलिटी और ऑटिज़म के हवाले से, क्या होती है और किस एज में होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऑपरेशन के बगैर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद अनवर, जो कि इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन पे भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। अच्छा सर, हम जैसे अक्सर देखते हैं कि बच्चों को जनरल डिसेबिलिटी के हवाले से अगर बात करें तो उनको ज़हनी और जिस्मानी मजबूरी भी हो जाती है, ऑटिज़म के इश्यूज़ भी हो जाते हैं, लेकिन हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी इसकी क्या वजूहात होती है, कैसे स्टार्ट होता है ये? अगर हम बच्चों में डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे बहुत बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो लो सोशो इकनॉमिक में है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत से आते हैं, बार बार एक ही ख़ानदान में शादियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में जो डिसेबिलिटी का इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 3 बड़ी डिसेबिलिटीज़ हैं। एक को हम सेरेब्रल पाल्सी, सीपी या दिमागी फालिज कहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑटिज़म है, तीसरा डाउन सिंड्रोम है। अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी बेसिकली उस वजह से होता है कि बार बार जब कज़न मैरिजेस होती हैं तो आपकी जो वीक जीन्स हैं या जो वीक जिस्म हैं वो मिल के तगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगली नस्लों में डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें वक़्त पे गर्दन ना संभालना, बैठना ना, बात ना करना, एपिलेप्सी, कानों से सुनाई ना देना, आई साइट, मिर्गी, इसमें सारा कुछ शामिल होता है। आज हम सीपी पे नहीं, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म पे। ऑटिज़म जो है वो मॉडर्न दौर में बच्चों में शायद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये चूँकि ग्रोइंग ब्रेन है, ग्रोइंग एज है, तो इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। हमें समझना ये है कि ऑटिज़म है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और हम किस तरह से इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। ऑटिज़म बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है जिसमें वो बच्चे स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं जिनमें स्पीच ना आए या स्पीच इनिशियली आए फिर वो रिग्रेस हो जाए, वो बोलना छोड़ दें, वो नॉन वर्बल हो जाए। उनमें रेस्टलेसनेस हो, वो हाइपर एक्टिविटी हैं, वो रेपिटेटिव बिहेवियर, रेपिटेटिव मूवमेंट्स करें, आपकी साउंड को, आपकी वॉइस को तो वो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोई खुद से सेंटेंस बोलना, कोई इस तरह की चीज़ उनमें नहीं होती। तो इसका पूरे का पूरा मैं कहता हूँ एपिडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है, और शायद ये कोविड से भी ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि ये आने वाली जनरेशन्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसमें 3-4 बड़ी वजूहात हैं। वो कौन से? सबसे बड़ी जो वजह मॉडर्न दौर में है, हम जो लोग ऑटिज़म के साथ काम कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि जी कोविड के बाद इसका इंसिडेंस कई गुना बढ़ा है। ठीक। और कोविड ने क्या चेंज किया, कोविड में हम लोग घरों में बंद हो गए और उसकी वजह से बच्चों को मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, तो ये जो स्क्रीन है, ख़ासकर जो मोबाइल है, इसकी स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती है। ठीक है। वो जो ब्लू लाइट है वो समहाउ नर्व्स के फंक्शन को, ख़ासकर ब्रेन के लेवल पे, उनका डिसफंक्शन करती है, उनको ऑल्टर कर देती है। उसकी वजह से उन बच्चों का ब्रेन, जैसे नॉर्मल ग्रोइंग बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, वो नहीं होता। ये तो मोबाइल का एक इस्तेमाल, आप कह रहे हैं स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चों में पैदाइशी भी होता है, और अगर पैदाइशी नहीं है तो किस उम्र से स्टार्ट हो रहा है कि पेरेंट्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को ये डिसेबिलिटी का भी इशू हो रहा है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और ऑटिज़म का इशू भी हो रहा है। ठीक है, देखिए ऑटिज़म जो है वो, इसके साथ जो कोइंसिडेंस है जिस बीमारी का, उसको हम ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज़म की 3 मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों में स्पीच के इश्यूज, रेपिटेटिव बिहेवियर्स और सोशल इंटरेक्शन ना होना, ये बच्चे अपने आप में रहते हैं।
जबकि ADHD में बच्चा जो है उसमें हो सकता है स्पीच की इतनी इश्यूज़ ना हो, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो इम्पल्सिव होता है, बग़ैर किसी वजह के चीखना दहाड़ना शुरू कर देगा, उछल कूद शुरू कर देगा। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत सारे बच्चों में ये दोनों बीमारियां एक साथ भी हैं। ठीक है। इसकी जो दीगर वजूहात हैं उसमें कज़न मैरिज डेफिनेटली एक रोल है जैसे आपने पहले बताया। जी। सेकेंडली, इसमें अगर बाप की उम्र बच्चे की पैदाइश के वक्त या कंसेप्शन के वक्त 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उन बच्चों में, उन फैमिलीज़ में इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। फिर एक सस्पिशन ये है कि जब बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उसके बाद जो फीवर होता है, अगर देखें बहुत सारे बच्चों में नहीं होता, कुछ में होता है, और जिन बच्चों में फीवर हो और वो हाई ग्रेड हो जाए तो उस फीवर की वजह से भी ब्रेन में डिसफंक्शन आता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन है, ज़ुबान की इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन है, सांस की नालियों की इन्फेक्शन है जो एरियाज ब्रेन के करीब। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेरेंट्स इस तरह के भी होते हैं, बच्चे बोल रहे होते हैं और मम्मी डैडी कह रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे होते। जब उन्हें कहा जाए कि आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि 2.5 साल के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है और वो फिर इस चीज़ पे कहते हैं कि नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बोल ही लेगा, ये ठीक हो ही जाएगा, लेकिन उसको एक मसला होता है, वो पब्लिकली जाके सबको ही मम्मी डैडी कहने लग जाता है। इस पे भी नज़रसानी करें कि ये किस तरह के अलामात हैं और पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए इसमें। बहुत खूबसूरत पॉइंट दिया कि नॉर्मली जिन बच्चों में कोई भी थोड़ी सी बच्चे स्लो हों, उम्र से पीछे हों, स्पीच की इश्यूज़ हों, उनको बड़े बूढ़े कहते हैं नहीं जी बच्चा स्लो है, ठीक हो जाएगा, टाइम देना। ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे 18 मंथ्स में नहीं बोल रहे, 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ जोड़ के मामा पानी दे दो, मामा आए, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं कर रहे, या इनिशियली उन्होंने बोला और फिर रिग्रेस कर गए, तो फिर हमें टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक है। नॉर्मली जो क्राइटेरिया ये है कि आप 3 साल की एज पे जाके इसको डायग्नोस करते हैं, लेकिन मौजूदा स्टडीज़, मौजूदा एविडेंस ये कहती है कि हम जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर, उतना बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। अगर हम अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि जी इसमें, जैसे आपने सवाल में पूछा था कि क्या ऑपरेशन के बगैर चीज़ का इलाज मुमकिन है या क्या, देखिए ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में कभी भी सर्जरी एक ऑप्शन नहीं होती। किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे? इसमें अगर हम बात करें, 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक वो ट्रीटमेंट्स हैं जो रिकग्नाइज ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम कन्वेंशनल मोडालिटीज़ कहते हैं। उसमें आपकी स्पीच थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है, आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोलॉजिकल जो सेशंस हैं वो हैं। ये 3 चीज़ें मिलके बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि जी आपने 6 महीने, साल, 2 साल कराई और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें जो हमारे थेरापिस्ट हैं वो सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, जो बीमारी की बुनियादी वजह है उस पे काम नहीं हो रहा। बुनियादी की जो ऑटिज़म की 3 वजूहात हैं, इनिशियली न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन के जो नर्व्स हैं ब्रेन के, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। जब वो परसिस्ट करती है तो फिर वो जो सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो सेल कम काम करना शुरू करते हैं। जब वो कम काम करेंगे तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है जिस तरह नॉर्मल बच्चों में होनी चाहिए वो नहीं होते, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आज की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्लाह की ज़ात बाकी चीज़ों में इंसान को तरक्की दे रही है, मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, ख़ासकर रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन जैसे नाम जाहिर करता है कि हम बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़, नर्व्स, कार्टिलेज, बोन, इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं। ये बहुत रीसेंट और बहुत स्पेशलिटी है। आज से पहले हम कुछ साल पहले ये नहीं सोचते थे कि जी के नर्व्स पूरी तरह से रीजनरेट कर सकते हैं या फालज के बाद मरीज़ जो है वो पूरी तरह से रीजनरेट हो सकता है, उसकी रीहैब करते थे, पार्शल इम्प्रूवमेंट आती हैं। अब इन ट्रीटमेंट्स के साथ रीजनरेटिव मेडिसिन में 3 तरह की ट्रीटमेंट शामिल है। एक जिसको हम PRP कहते हैं,
PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम बच्चों का या पेशेंट का अपना थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, 10, 15, 20 ml, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते, उसमें से प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन्स लेते हैं, उनको मज़ीद एक्टिवेट करके वो हम बच्चों में 2 तरह से इंजेक्ट करते हैं। एक इंट्रावीनसली ड्रिप में डाल के विटामिन्स के साथ, दूसरा उनको मसल्स के अंदर या ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स के अंदर। हमारे पास एविडेंस ये है पिछले 20 साल में कि ऑक्यूपंक्चर जो हज़ारों साल से दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है, उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको हम ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स कहते हैं, जब उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, नॉर्मली तो आपने यही देखा होगा कि जी सुई लगती है। जैसे बाकी चीज़ों ने डेवलप किया, इस तरह इसमें भी मॉडिफिकेशंस हुई। अब हम बच्चों में नीडल्स की बजाय फोटो बायोमोड्यूलेशन, लाइट जो सॉफ्ट लाइट है, जो ना हीट देती है, बेज़रर है, नुकसान नहीं करती, उससे जब उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जो वीक हैं, ठीक, जैसे मैंने कहा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और इस तरह की चीज़ें हैं, सेरिबेलम है, अमिगडला है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उधर खून की गर्दिश बढ़ती है। जब खून की गर्दिश बढ़ेगी, वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट रिपेयर मैकेनिज्म बढ़ेगा, ऑक्सीजन परफ्यूजन बढ़ेगी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो उससे वो जो सेल्स जिनके डिसफंक्शन की वजह से ऑटिज्म है वो इम्प्रूव करता है। तो बच्चे में ना सिर्फ ये कि सिम्टम्स में बेहतरी आती है, बल्कि परमानेंट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कज़न मैरिज की बात की। कज़न मैरिज तो अभी भी होती है और हो रही हैं, लोग इन चीज़ों से अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का इशू हो जाए तो किस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस तरह से डायग्नोज वो करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ने मुसलमान हम वो वाहिद कौम है जिसको कज़न मैरिज की जा सकती। आप बाकी रिलीजन्स में देखें, वो मैटरनल साइड पे हिंदू, ज्यूज़, क्रिश्चियंस वो इंटर मैरिजेस नहीं करते। और अल्लाह ने भी कुछ, अल्लाह से बड़ा विजडम किसी का नहीं है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा विजडम नहीं है उन्होंने। लेकिन इसका हम लोग सोशल प्रेशर्स, डरते हुए ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते। एक आध नस्ल में तो कज़न मैरिज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जब आप नस्ल दर नस्ल इंटर मैरिजेस करते हैं तो क्या होता है कि जो वीक आपके जीन्स हैं, दोनों तरफ से एक ही तरह का ब्लड लाइन और जीन्स आ रहे हैं, तो जो वीक जेल सेल्स हैं, वो वीक जीन्स हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपने व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार ख़ानदान के अंदर शादी ना करें। नस्लें भुगतती हैं, लिटरली शादियाँ हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी की हाथ की उंगलियां मिसिंग हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप क्रॉस मैरिजेस करते हैं ख़ानदान से बाहर, तो दोनों साइड के ब्लड में जो तगड़े बेहतर जीन्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। तो एक तो ये कि बार बार इंटर मैरिजेस को अवॉइड करें और दूसरे शादी से पहले टेस्ट करवाएं। टेस्ट अभी तक तो नहीं है, ठीक है ना, तो लेकिन ये ज़रूर देख लें कि जो भी मैच बन रहा है उसमें कोई अपेरेंट डिसेबिलिटी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। बाकी अगर ये सारा कुछ हो भी गया है, उसके अलावा भी कज़न मैरिज के अलावा भी वजूहात हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, बच्चा पूरी तरह तो से चांसेस पे है कि 30-50% चांसेस 80% कज़न मैरिज जेनेटिक, 20% ये सेकंड वजूहात। तो वो जो भी वजह हो, अगर किसी फैमिली में ऐसा बच्चा अगर आप देखें जो 3 महीने पे नेक नहीं होल्ड कर रहा या बच्ची नहीं कर रही, 6 हफ्ते पे वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे बच्चे, सोशल स्माइल नहीं दे रहे, 6 महीने पे बैठ नहीं रहे, तो खुदारा ये नहीं होगा कि वो 3 साल की उम्र में आके बैठ जाएंगे या चलेंगे। अल्लाह ने जो एक स्टेज का प्रोसेस रखा है जिसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं, कि बच्चा 6 हफ्ते का स्माइल देता है, फोकस करके आपको देखता है, 3 महीने का बच्चा नेक होल्ड करता है, ठीक है,
5 साढ़े 5 माह का बच्चा विद स्पोर्ट बैठता है, 6 महीने का बच्चा स्पोर्ट के साथ बैठता है। अगर इस एज तक अगर बच्चे ने गर्दन नहीं संभाल ली, आप जितना टाइम ज़ाया करेंगे उतना आप और बच्चा दोनों को नुकसान है। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग का वज़न सिर्फ 200 से 250 ग्राम होता है, और एडल्ट मेरे आपके दिमाग का वज़न कितना होगा? 1300 ग्राम, 1400 ग्राम। और 1 साल की उम्र तक पहुँचते हुए 250 ग्राम से वज़न कितना हो जाता है? आप अंदाज़ा करें, 1 किलोग्राम, 4 टाइम्स। तो ये वो विंडो है, पहला साल, जिसमें अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर बच्चा 9, 10, 11 साल का हो गया है, ऑलरेडी उसमें डैमेज परमानेंट हो गया, ब्रेन ने ग्रो नहीं करना, फिर भी बेहतरी आती है लेकिन कम आती है। तो जितनी जल्दी आप रेलेवेंट फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन, रीजनरेटिव मेडिसिन के जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स नहीं, गैर पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं, उनके पास ज़रूर जाएं। आपके बच्चे का मुकम्मल इलाज मुमकिन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया है और बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर आपके बच्चों में इस तरह की कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।